दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं रोमियो मस्ट डैड नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि ब्लॉकबस्टर मूवी थी 2000 के दशक की। तो इसी पर बात होगी आज की इस वीडियो में। ये एक अमेरिकन एक्शन फिल्म है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना देरी के और इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। रोमियो मस्ट डाई 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन आंद्रेज बार्टकोविएक ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, ईसायार वाशिंगटन, रसेल वोंग, डीएमएक्स और डेलरॉय लिंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवनकाल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथानक विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट से संबंधित है, जिसे समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोहों के साथ घरेलू परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्यारोपित किया गया है। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्दगिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लेखल वेपन 4 में अपनी भूमिका के बाद हांगकांग के स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किए। R&B गायिका आलिया को कास्ट किया गया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एकल ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गए। क्यार पांड कथानक पो सिंह चीनी त्रायर बॉस चू सिंह का सबसे छोटा बेटा है, जिसे कैलिफोर्निया के ओकलैंड में सिल्क के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा परेशान किया जाता है। पो को चू के मुख्य लेफ्टिनेंट काई द्वारा बचाया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। हान सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी है, जिसे हांगकांग में कैद किया गया है। हान को अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है और वह जांच करने के लिए ओकलैंड भाग जाता है, जहां चू एक अश्वेत रियल एस्टेट डेवलपर और गिरोह के नेता इसहाक ओडे के साथ एक संयुक्त व्यवसाय में लगा हुआ है। दोनों लोग वाटरफ्रंट के साथ संपत्तियों के विलेख खरीद रहे हैं ताकि उन्हें विंसेंट रोथ को बेच सकें, जो एक व्यवसायी है जो एक नई NFL फ्रेंचाइजी खरीदने और एक स्टेडियम बनाने की योजना बना रहा है। चू से आश्वासन के बावजूद कि उनकी साझेदारी बरकरार है, इसाक को पो की मौत के बाद प्रतिशोध का डर है और उसने अपने मुख्य लेफ्टिनेंट मैक को अपने बेटे कॉलिन और अपनी बेटी त्रिश पर सुरक्षा विवरण लगाने के लिए कहा है, जो अपने पिता के अवैध उद्यमों में शामिल होने से इनकार करती है। एक संयोगवश हान थ्रिश की मदद करके उससे दोस्ती करता है और उसे उसके नियुक्त सुरक्षाकर्मी मॉरिस से छुटकारा दिलाता है और फिर पता चलता है कि पो ने अपनी हत्या से एक दिन पहले थ्रिश के कपड़ों की दुकान पर फोन किया था। अपने भाई के अंतिम संस्कार में हान अपने अलग हुए पिता से भिड़ जाता है और पो की सुरक्षा में विफल होने के लिए उसे दोषी ठहराता है। जब हान ने उन दोनों को चीनी अधिकारियों से बचने के लिए अमेरिका भागने में मदद की थी, जिसके परिणामस्वरूप हान को जेल जाना पड़ा, काई हान को बताता है कि पो की मौत चीनी और अफ्रीकी अमेरिकियों के बीच बढ़ते गिरोह युद्ध का परिणाम है। इस बीच कॉलिन अपने पिता को बताता है कि उसे युद्ध को समाप्त करने वाली जानकारी पर चर्चा करने के लिए उसकी हत्या की रात क्लब में पो से मिलना था। उस रात कॉलिन और उसकी प्रेमिका की एक अज्ञात हमलावर द्वारा हत्या कर दी जाती है। थ्रिश और हान एक साथ मिलकर काम करते हैं और पाते हैं कि पो कॉलिन को उन व्यवसायों की सूची दिखाना चाहता था जो या तो नष्ट हो गए थे या अपनी संपत्तियां बेचने में विफल रहने के कारण उन्हें धमकी दी जा रही थी। दोनों पो की सूची में शेष व्यवसायों में से एक पर जाते हैं, लेकिन चीनी मालिक और उसके कर्मचारियों की हत्या कर दी गई है। जिम्मेदार चीनी हत्यारों को मारने के बाद हान अपने पिता से सवाल करता है, जो यह सुझाव देकर संदेह को दूर करता है कि इसहाक ने बाहरी ठेकेदारों का इस्तेमाल किया हो सकता है। बाद में चू को उनके क्षेत्रों को हासिल करने के लिए कई अन्य त्रायर मालिकों की हत्या का आदेश देते हुए दिखाया गया है। थ्रिश और हान पो की सूची में अंतिम स्थान पर जाते हैं। सिल्क का नाइट क्लब जहां पो को आखिरी बार देखा गया था। हान और थ्रिश सिल्क से मिलते हैं, लेकिन मैक उसे उसके काम के लिए मार देता है और थ्रिश और हान का अपहरण कर लेता है। एक सुदूर स्थान पर हान मॉरिस के नेतृत्व में मैक के गुर्गों को हरा देता है और थ्रिश को बचाने के लिए जाता है। इसाक और चू रोथ से मिलते हैं और उसे उन संपत्तियों के लिए दस्तावेज बेचते हैं जिन पर अब उनका नियंत्रण है। चू द्वारा कई $1 मिलियन का भुगतान लेने और चले जाने के बाद
इसाक ने अपने भुगतान को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसका मुआवजा नई फ्रेंचाइज के स्वामित्व हिस्से के रूप में होगा। क्रोधित मैक ने इसाक को थ्रिश को बंधक बनाकर सौदा करने की धमकी दी। उसने यह भी खुलासा किया कि गैंग वॉर एक चाल थी जिसे उसने और चू ने अपनी हत्या और उन व्यापारियों को डराने के लिए रचा था जिन्होंने अपनी संपत्तियों को बेचने से इनकार कर दिया था और कॉलिन की हत्या करना स्वीकार किया था। आगामी गोलीबारी में इसाक घायल हो जाता है जबकि रोथ हेलीकॉप्टर से भाग जाता है। हालांकि मैक ने रोथ के ब्रीफकेस को उसके हाथ से छीन लिया और सारी बातें हवा में उड़ गईं। हान आता है और मैक सेपो के बारे में पूछता है, जो बताता है कि उसे चीनी लोगों ने मारा था और जब थ्रिश पहले मैक को मार देती है तो वह हान को गोली मारने ही वाला होता है। थ्रिश अपने पिता के साथ एम्बुलेंस का इंतजार करती है जबकि हान चू को खोजने के लिए निकल जाता है। सिंह कंपाउंड में काई स्वीकार करता है कि उसने रोथ के साथ चू के व्यवहार में हस्तक्षेप करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पो को मार डाला। हान काई से हाथापाई करता है और अंततः उसे मार देता है। हान अपने पिता को लालच में पो को मारने के लिए डांटता है और घोषणा करता है कि वह उसे पुलिस या अन्य त्रायर परिवारों द्वारा दंडित होने के लिए छोड़ देगा। जैसे ही हान दूर जाता है, चू अपनी बंदूक उठाता है और खुद को गोली मार लेता है। हान थ्रिश को बाहर उसका इंतजार करते हुए पाता है और पुलिस के आने पर दोनों साथ साथ चले जाते हैं। घालना जेट ली, हान सिंह, जॉन रॉसफोंग, यंग हान सिंह, आलियर थ्रिश ओडे के रूप में, मैक के रूप में इसायार वाशिंगटन, रसेल वोंग, काई, डीएमएक्स, सिल्क के रूप में, डेलरॉय लिंडो, इसाक ओडे, डीबी वुडसाइड, कॉलिन ओडे, हेनरी ओ, चू सिंह, एंथोनी एंडरसन मॉरिस के रूप में, विंस रोथ के रूप में एडोआर्डो बेलेरिनी, मेरियाना सिंह, मोटरसाइकिल फाइटर के रूप में फ्रांको इसीप, टेरी चेन, कुंग, सेंग चांग विक्टर हो के रूप में, जॉन किटली, पो सिंह, रयान जेफरसन लोव, यंग पो सिंह, मैथ्यू एरिसन, डेव, एल्विन सैंडर्स, केल्विन, मनोज सूद, अकबर। उत्पादन 1990 के दशक के अंत में निर्माता जोएल सिल्वर इस बात से नाराज हो गए कि उन्हें अमेरिकी एक्शन फिल्मों में कुछ भी नया या मौलिक नहीं दिखता है। प्रेरणा के लिए उन्होंने हांगकांग की एक्शन सिनेमा की ओर रुख किया, जहां जेट ली एक स्थापित फिल्म स्टार थे। हांगकांग की मार्शल आर्ट फिल्मों के प्रभाव के अलावा प्रोडक्शन टीम ने एक नई दृश्य प्रभाव तकनीक भी पेश की, एक्सरे विजन में मार्शल आर्ट की लड़ाई की प्रस्तुति। उन्होंने शुरुआत में जेट ली के साथ एक एकल लड़ाई दृश्य के लिए इसका प्रयोग किया और इसे अमेरिकी दर्शकों के सामने परखा, जिसने पूरी फिल्म में अधिक एक्शन दृश्यों में इसका उपयोग करने से पहले इसे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। 6. फिल्म की सेटिंग ओकलैंड, कैलिफोर्निया है, लेकिन कुछ स्थापित शॉट्स के अलावा फिल्म का निर्माण पूरी तरह से वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। मुख्य फोटोग्राफी 3 मई 1999 को शुरू हुई और 23 जुलाई 1999 को समाप्त हुई। 7-8 फिल्मांकन स्थानों में गैस्टायोन, ग्रेंडव्यू वुडलैंड, वेनियर पार्क, चाइनाटाउन, वर्सेटाइल पैसिफिक शिपयार्ड और डॉ. सन यात्सेन क्लासिकल चाइनीज गार्डन शामिल थे। डॉक्यूमेंट्री द स्लांटेड स्क्रीन के अनुसार हान और थ्रिश को एक चुंबन दृश्य होना था जो रोमियो के शीर्षक की व्याख्या करता है, लेकिन यह शहरी दर्शकों के साथ अच्छा नहीं रहा। 9. जेट ली ने अपनी निजी वेबसाइट पर कहा कि उन्होंने दृश्य के दोनों संस्करणों, चुंबन के साथ और बिना, को फिल्माया था और बाद वाले का उपयोग करने का फैसला किया क्योंकि हान के लिए अपने पिता की आत्महत्या देखना और फिर बाहर आकर किसी को चूमना कुछ अजीब और अजीब हो गए। 10. मुक्त करना। रोमियो मस्ट डाई ने एरिन ब्रोकोविच के बाद यूएस बॉक्स ऑफिस पर 2 पर शुरुआत की, जो एक सप्ताह पहले आई थी। 11, 12, 13 इस फिल्म का निर्माण $25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट में किया गया था। उत्तरी अमेरिका में रोमियो मस्ट डाई ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 18,014,503 2,641 थिएटर $6,821 प्रति स्क्रीन औसत कमाए। रोमियो मस्ट डाई की कुल उत्तरी अमेरिकी सकल 55,973,336 है। फिल्म की दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस सकल 91,036,760 है। 3. इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 अगस्त 2000 को डीवीडी पर रिलीज किया गया था। 14 और 14 अगस्त 2012 को ब्लूरे पर। 15. आलोचनात्मक स्वीकार्यता। फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर 94 समीक्षाओं में से 32% अनुमोदन रेटिंग मिली है। आलोचनात्मक सहमति कहती है
अपनी दूसरी हॉलीवुड फिल्म में जेटली प्रभावित करते हैं। दुर्भाग्य से जब वे स्क्रीन पर नहीं होते हैं तो फिल्म धीमी हो जाती है। हालांकि जेट और आलिया के बीच कुछ चिंगारी है, लेकिन आग लगने का कोई खतरा नहीं है। और एक्शन सीक्वेंस जितने प्रभावशाली है, कुछ आलोचकों को लगता है कि वे जरूरत से ज्यादा संपादित है। 16 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने फिल्म को उबाऊ कहा, लेकिन कहा कि मार्शल आर्ट, एक्शन और हिप हॉप के संयोजन के कारण यह हिट होने के लिए बाध्य थी। 17 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखते हुए बॉब ग्राहम ने इसे द मैट्रिक्स की तरह बताया। इसे क्रॉस कल्चरल कुंफू फालतू गांजा के रूप में वर्णित किया जो ली के स्टंट के दौरान चमकता है। 18 शिकागो ट्रिब्यून के लिए अपनी समीक्षा में रेने रोड्रिगेज ने कहा कि फिल्म अनावश्यक रूप से जटिल और ली के स्टंट के ऊपर विशेष प्रभाव नहीं जोड़े जाने चाहिए थे, जो उन्होंने कहा कि कृत्रिमता के कारण उन्हें कम प्रभावशाली लगता है। 19 रोजर एबर्ट ने फिल्म को 1.54 स्टार दिए और एक मार्शल आर्ट फिल्म में कंप्यूटर जनरेटेड स्पेशल इफेक्ट्स के इस्तेमाल की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह दर्शकों को यथार्थवादी स्टंट से प्रभावित करने के बिंदु को याद करता है। 20 आलिया को उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा मिली। 21 साउंड ट्रैक मुख्य लेख रोमियो मस्ट डाई। साउंड ट्रैक रोमियो मस्ट डाई द एल्बम को 28 मार्च 2000 को ब्लैक ग्राउंड बटा वर्जिन रिकॉर्ड्स के माध्यम से वार्नर ब्रदर्स, जिन्होंने साउंड ट्रैक को वित्त पोषित करने में मदद की, के सहयोग से रिलीज किया गया था। हिप हॉप और R&B संगीत से बना, इसमें फिल्म स्टार आलिया का योगदान है, जो 4 गानों में दिखाई देती है और साउंड ट्रैक एल्बम में कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम करती है। एल्बम से 3 एकल रिलीज किए गए, ट्राई अगेन, कम बैक इन वन पीस और V8 अगेन। उत्पादन 1990 के दशक के अंत में निर्माता जोएल सिल्वर इस बात से नाराज हो गए कि उन्हें अमेरिकी एक्शन फिल्मों में कुछ भी नया या मौलिक नहीं दिखता है। प्रेरणा के लिए उन्होंने हांगकांग की एक्शन सिनेमा की ओर रुख किया, जहां जेटली एक स्थापित फिल्म स्टार थे। हांगकांग की मार्शल आर्ट फिल्मों के प्रभाव के अलावा प्रोडक्शन टीम ने एक नई दृश्य प्रभाव तकनीक भी पेश की, एक्सरे विजन में मार्शल आर्ट की लड़ाई की प्रस्तुति। उन्होंने शुरुआत में जेट ली के साथ एक एकल लड़ाई दृश्य के लिए इसका प्रयोग किया और इसे अमेरिकी दर्शकों के सामने परखा, जिसने पूरी फिल्म में अधिक एक्शन दृश्यों में इसका उपयोग करने से पहले इसे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। 6 फिल्म की सेटिंग ओकलैंड, कैलिफोर्निया है, लेकिन कुछ स्थापित शॉट्स के अलावा फिल्म का निर्माण पूरी तरह से वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। मुख्य फोटोग्राफी 3 मई 1999 को शुरू हुई और 23 जुलाई 1999 को समाप्त हुई। 7-8 फिल्मांकन स्थानों में गैस्टाउन, ग्रैंडव्यू वुडलैंड, वेनियर पार्क, चाइनाटाउन, वर्सेटाइल पैसिफिक शिपयार्ड और डॉ. सन यात्सेन क्लासिकल चाइनीज गार्डन शामिल थे। डॉक्यूमेंट्री द स्लांटेड स्क्रीन के अनुसार हान और थ्रिश को एक चुंबन दृश्य होना था, जो रोमियो के शीर्षक की व्याख्या करता है, लेकिन यह शहरी दर्शकों के साथ अच्छा नहीं रहा। 9 जेट ली ने अपनी निजी वेबसाइट पर कहा कि उन्होंने दृश्य के दोनों संस्करणों, चुंबन के साथ और बिना, को फिल्माया था और बाद वाले का उपयोग करने का फैसला किया क्योंकि हान के लिए अपने पिता की आत्महत्या देखना और फिर बाहर आकर किसी को चूमना कुछ अजीब और अजीब हो गए। 10 मुक्त करना रोमियो मस्ट डाई ने एरिन ब्रोकोविच के बाद यूएस बॉक्स ऑफिस पर 2 पर शुरुआत की, जो 1 सप्ताह पहले आई थी। 11, 12, 13 इस फिल्म का निर्माण $25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट में किया गया था। उत्तरी अमेरिका में रोमियो मस्ट डाई ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 18,014,503 $2,641 थिएटर $6,821 प्रति स्क्रीन औसत कमाएं। रोमियो मस्ट डाई की कुल उत्तरी अमेरिकी सकल 55,973,336 है। फिल्म की दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस सकल 91,036,760 है। 3 इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 अगस्त 2000 को डीवीडी पर रिलीज किया गया था, 14 और 14 अगस्त 2012 को ब्लूरे पर। 15 आलोचनात्मक स्वीकार्यता फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर 94 समीक्षाओं में से 32% अनुमोदन रेटिंग मिली है। आलोचनात्मक सहमति कहती है, अपनी दूसरी हॉलीवुड फिल्म में जेट ली प्रभावित करते हैं। दुर्भाग्य से जब वे स्क्रीन पर नहीं होते हैं तो फिल्म धीमी हो जाती है। हालांकि जेट और आलिया के बीच कुछ चिंगारी है, लेकिन आग लगने का कोई खतरा नहीं है। और एक्शन सीक्वेंस जितने प्रभावशाली है,
कुछ आलोचकों को लगता है कि वे जरूरत से ज्यादा संपादित है। 16 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने फिल्म को उबाऊ कहा, लेकिन कहा कि मार्शल आर्ट एक्शन और हिप हॉप के संयोजन के कारण यह हिट होने के लिए बाध्य था। 17 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखते हुए बॉब ग्राहम ने इसे द मैट्रिक्स की तरह बताया, इसे क्रॉस कल्चरल कुंग-फू फालतू गांजा के रूप में वर्णित किया जो ली के स्टंट के दौरान चमकता है। 18 शिकागो ट्रिब्यून के लिए अपनी समीक्षा में रेने रोड्रिगेज ने कहा कि फिल्म अनावश्यक रूप से जटिल और ली के स्टंट के ऊपर विशेष प्रभाव नहीं जोड़े जाने चाहिए थे, जो उन्होंने कहा कि कृत्रिमता के कारण उन्हें कम प्रभावशाली लगता है। 19 रोजर एबर्ट ने फिल्म को 1.54 स्टार दिए और एक मार्शल आर्ट फिल्म में कंप्यूटर जनरेटेड स्पेशल इफेक्ट्स के इस्तेमाल की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह दर्शकों को यथार्थवादी स्टंट से प्रभावित करने के बिंदु को याद करता है। 20 आलिया को उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा मिली। 21 साउंड ट्रैक मुख्य लेख रोमियो मस्ट डाई साउंड ट्रैक रोमियो मस्ट डाई द एल्बम को 28 मार्च 2000 को ब्लैक ग्राउंड बटा वर्जिन रिकॉर्ड्स के माध्यम से वार्नर ब्रदर्स, जिन्होंने साउंड ट्रैक को वित्त पोषित करने में मदद की, के सहयोग से रिलीज किया गया था। हिप हॉप और R&B संगीत से बना, इसमें फिल्म स्टार आलिया का योगदान है, जो 4 गानों में दिखाई देती है और साउंड ट्रैक एल्बम में कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम करती है। एल्बम से 3 एकल रिलीज किए गए, ट्राई अगेन, कम बैक इन वन पीस और V8 इट अगेन। यह भी देखे। जेटली फिल्मोग्राफी, आलिया फिल्मोग्राफी, निर्देशक आंद्रेज बार्टकोवियाक, पटकथा एरिक बर्न, जॉन जेरेल, कहानी मिशेल कपनर, द्वारा उत्पादित, जोएल सिल्वर, जिम वैन विक, अभिनीत, जेटली, आलिया, इसायार वाशिंगटन, रसेल वोंग, DNX, डेलरोय लिंडो, छायांकन ग्लेन मैकफरसन, द्वारा संपादित डेरेक जी, ब्रेकिन, संगीत, स्टेनली क्लार्क, टिम्बालैंड, उत्पादन, कंपनी, सिल्वर पिक्चर्स, द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स, रिलीज की तारीख 24 मार्च 2001, 2 कार्यकारी समय 115 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट $25 मिलियन, 3 बॉक्स ऑफिस $91 मिलियन। आंद्रेज बार्टकोवियक, AAC, जन्म 6 मार्च 1950, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक पोलिश छायाकार और फिल्म निर्देशक है। 1, 2, 3 वह 1980 के दशक में निर्देशक सिडनी ल्यूमेट के साथ अपनी साझेदारी के लिए जाने गए। 1981 और 1993 के बीच उनकी 11 फिल्मों की शूटिंग की। खैर, बाद में उन्हें एक्शन फिल्मों के निर्देशक के रूप में जाना जाने लगा। 5 जिसमें जेटली वाहन रोमियो मस्ट डाई 2000 और क्रेडल दो द ग्रेव 2003 और वीडियो गेम रूपांतरण डूम 2005 और स्ट्रीट फाइटर द लीजेंड ऑफ चुनली 2009 शामिल है। जीवन और कैरियर। बार्टकोवियक का जन्म और पालन पोषण लॉर्ड्स में हुआ और उन्होंने 1970 से 1972 तक लॉर्ड्स फिल्म स्कूल में अध्ययन किए। स्नातक होने के बाद वह संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और न्यूयॉर्क शहर में बस गए, जहां उन्होंने IBM, ज़ेरॉक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, पेप्सी, कोका कोला और टोयोटा जैसे ग्राहकों के लिए दर्जनों टेलीविजन विज्ञापनों और औद्योगिक फिल्मों पर छायाकार और निर्देशक के रूप में काम किए। उन्होंने कई वर्षों तक इटली में भी काम किए। 3 उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म स्वतंत्र फीचर डेडली हीरो 1975 में शूट की। छायांकन। उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में निर्देशक सिडनी ल्यूमेट के साथ घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से प्रमुखता हासिल की, जिसकी शुरुआत 1981 में ऑस्कर के लिए नामांकित फिल्म प्रिंस ऑफ द सिटी से हुई। उन्होंने 1981 और 1993 के बीच ल्यूमेट की लगभग सभी फिल्मों, कुल 11 फिल्मों की शूटिंग की। उन्होंने जॉन ह्यूस्टन, जेम्स सेल ब्रूक्स, जेम्स आइवरी, मार्टिन रिट और विलियम फ्राइडकिन जैसे अन्य प्रमुख निर्देशकों के साथ भी काम किए। 1980 के दशक में उनकी 3 फिल्में द वर्डिक्ट 1982, निर्देशक ल्यूमेट, टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट 1983, निर्देशक ब्रूक्स और प्रिजीज ऑनर 1985, निर्देशक ह्यूस्टन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुई। 2010 में उन्होंने जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित थ्रिलर ट्रेसपास में छायाकार के रूप में काम किया। इससे पहले दोनों ने फॉलिंग डाउन में सहयोग किया था।
बार्टकोविएक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स के सदस्य है। 6. रास्ते पर लाने वाला। बार्टकोवियाक ने रोमियो मस्ट डाई के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जो जेटली और आलिया अभिनीत एक मार्शल आर्ट एक्शन फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन की कमाई की। 7. एक साल बाद उन्होंने स्टीवन सीगल अभिनीत एक्शन थ्रिलर फिल्म एग्जिट वाउंड्स बनाई। यह फिल्म सिनेमाघरों में हिट रही। उद्धरण वांछित क्रेडल दो द ग्रेव बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम सफलता थी। उद्धरण आवश्यक। बाद में उन्होंने अशोक अमृतराज की हाइड पार्क एंटरटेनमेंट और कैपकॉम के साथ मिलकर स्ट्रीट फाइटर द लीजेंड ऑफ चुनली का निर्देशन किए। 2017 में उन्होंने रूसी अमेरिकी सहनिर्माण फिल्म मैक्सिमम इम्पैक्ट का निर्देशन किया, जिसमें अलेक्जेंडर नेवस्की, केली हू, मार्क डेस्कॉस, टॉम अर्नोल्ड और डैनी त्रेजो ने अभिनय किए। 2020 में उन्होंने केजे आपा और इंडिया आइसले के साथ फिल्म डेड रेकनिंग का निर्देशन किए। व्यक्तिगत जीवन। बार्कोविए की शादी 1980 और 1989 के बीच अभिनेत्री डायने वेनोरा से हुई थी। उनकी एक बेटी है, मैडजियन। 8. उनका एक बेटा भी है, जिसका नाम मार्को है। 1975 घातक हीरो इवान नागी। 1979 3 चीवर द्वारा 5:48 जेम्स आइवरी टीवी फिल्म। 1981 शहर का राजकुमार सिडनी ल्यूमेट। 1982 खतरनाक जगह एस्ला। 1983 डैनियल। स्नेह की शर्तें जेम्स एल ब्रूक्स। 1984 गार्बो वार्ता सिडनी ल्यूमेट। 1985 प्रिजी का सम्मान जॉन ह्यूस्टन। 1986 शक्ति सिडनी ल्यूमेट। अगली सुबह। 1987 पागल मार्टिन रिट। 1988 जुड़वा इवान रीतमैन। 1989 पारिवारिक व्यवसाय सिडनी ल्यूमेट। 1990 प्रश्नोत्तर। 1991 शुरू और चल रहा है एड बियाची। 1992 कठोर वादे मार्टिन डेविडसन। हमारे बीच एक अजनबी सिडनी ल्यूमेट। 1993 नीचे गिरना जोएल शुमाकर। पाप के समान दोषी सिडनी ल्यूमेट। 1994 रफ्तार जान डे बोंट। अफ्रीका में एक अच्छा आदमी ब्रूस बेरेसफोर्ड। 1995 यशायार को खोना स्टीफन गिलेनहाल। प्रजातियां रोजर डोनाल्डसन। जेड विलियम फ्राइडकिन। 1996 दर्पण के दो चेहरे है बारबरा स्ट्रीसेन डाटे स्पिनोटी के साथ। 1997 दांतेज पिक रोजर डोनाल्डसन। शैतान का वकील टेलर एक्फोर्ड। 1998 अमेरिकी मार्शल स्टुअर्ट बेयर्ड। घातक हथियार 4 रिचर्ड डोनर। 1999 टर्की डॉट केक सीन भरेलन लघु फिल्म। 2000 गप करना डेविस गुगेनहेम। 13 दिन रोजर डोनाल्डसन। 2011 अतिचार जोएल शुमाकर। 2017 ग्रे लेडी जॉन शिया। 2020 ज़ेब्रा की सवारी करने वाला लड़का चेन जुएई फैन जिया उतियान। 2022 मोटे लोगों पर हंसना स्टीफन केसलर लघु वृत्तचित्र। जोल्ट कादर और निकोलस डायलन रॉसी के साथ। निदेशक रोमियो मस्ट डाई 2000। एग्जिट वाउंड्स 2001। क्रेटल दो द ग्रेव 2003। डूम 2005। स्ट्रीट फाइटर द लीजेंड ऑफ चुनली 2009। अधिकतम प्रभार 2017। डेड रेकनिंग 2020। एरिक बरंट ने अपना अधिकांश करियर हॉलीवुड फिल्मों के लिए एक लेखक के रूप में बनाया है। उन्होंने 2005 में फिल्म वेगास बेबी के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। 1. उन्होंने स्क्रीन राइटिंग के विषय पर विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए हैं। 2. लेखक फिल्मोग्राफी द इको 2008। लेखक वेगास बेबी 2005। लेखक हाईलैंडर एंडगेम 2000। कहानी रोमियो मस्ट डाई 2000। पटकथा वर्चुओसिटी 1995। लेखक सर्वाइविंग द गेम 1994। लेखक निर्देशक फिल्मोग्राफी वेगास बेबी 2005। बैचलर पार्टी वेगास 2006। अभिनेता फिल्मोग्राफी वर्चुओसिटी 1995। बिल्डिंग सुपरवाइजर भविष्य की परियोजनाएं फिल्मोग्राफी जीवन और कैरियर सिल्वर का जन्म और लालन पालन साउथ ऑरेंज न्यू जर्सी में हुआ। वे एक लेखक और जनसंपर्क अधिकारी के बेटे हैं। 1. उनका परिवार यहूदी है। 2. उन्होंने मेपलवुड न्यू जर्सी में कोलंबिया हाई स्कूल में पढ़ाई की। वहां अपने समय के दौरान सिल्वर, बजी हेल्डिंग और जॉनी हाइंस ने
अल्टीमेट फ्रिस्बी नामक नियम बनाए। इसके परिणामस्वरूप उन्हें बाद में यूएसए अल्टीमेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 3. उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। सिल्वर ने लॉरेंस गॉर्डन प्रोडक्शन से अपना करियर शुरू किया, जहां वे अंततः कंपनी के मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने द वॉरियर्स पर एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में अपना पहला स्क्रीन क्रेडिट अर्जित किया और गॉर्डन के साथ मिलकर 48 घंटे, स्ट्रीट्स ऑफ फायर और ब्रूस्टर मिलियंस का निर्माण किए। 1985 में उन्होंने सिल्वर पिक्चर्स का गठन किया और कमांडो 1985, लेथल वेपन फ्रेंचाइज, डाई हार्ड सीरीज की पहली 2 फिल्मों के साथ साथ प्रीडेटर सीरीज की पहली 2 फिल्मों और एक्शन फिल्मों की मैट्रिक्स फ्रेंचाइज जैसी सफल एक्शन फिल्मों का निर्माण किए। सिल्वर हु फ्रेम रोजर रैबिट की शुरुआत में एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म समथिंग्स कुकिंग के निर्देशक राउल के रूप में स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। राउल टून रोजर रैबिट पर अपना आपा खो देते हैं, क्योंकि जब एक रेफ्रिजरेटर उनके सिर पर गिरता है तो उन्हें चिड़िया दिखाई देती है और स्क्रिप्ट में बताए अनुसार वे स्टार नहीं होते हैं। यह एक शरारत थी जो स्टीवन स्पीलबर्ग और रॉबर्ट जेमेकिस ने तत्कालीन डिज्नी के सीईओ माइकल आइजनर के साथ की थी, क्योंकि 1980 के दशक की शुरुआत में पैरामाउंट पिक्चर्स में अपने दिनों से ही आइजनर और सिल्वर एक दूसरे से नफरत करते थे, खासकर 48 आवर्स बनाने के दौरान उनके सामने आई समस्याओं को लेकर। सिल्वर ने अपनी दाढ़ी कटवा ली, अपने खर्चे का भुगतान किया और शुरुआती कलाकारों की सूची में अपना नाम न रखने के लिए कहा। सिल्वर ने स्प्लिट पर्सनालिटी 1992 का निर्देशन किया, जो HBO हॉरर एंथोलॉजी टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट का एक एपिसोड है। उन्होंने 2 प्रोडक्शन कंपनियां चलाई हैं, सिल्वर पिक्चर्स और डार्क कैसल एंटरटेनमेंट, जिसके सहमालिक रॉबर्ट जेमेकिस है। सिल्वर अपने विलक्षण स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। ग्रैंड कैनियन, ट्रू रोमांस और आई विल डू एनीथिंग जैसी फिल्मों में उनके आधार पर प्रेरणादायक किरदार निभाए गए हैं। कार ट्रोपिक थंडर फिल्म में लेस ग्रॉसमैन, टॉम क्रूज द्वारा अभिनीत का किरदार सिल्वर की पैरोडी है। पांक अभिनेता रिक मोरानिस ने ACTV पर द लैरी सीगल टॉक शो में सिल्वर की पैरोडी की। 6. उन्होंने 2001 की फिल्म ओस्मोसिस जोन्स में एक गैर क्रेडिट भूमिका में पुलिस प्रमुख की आवाज भी दी। 7. 24 जून 2019 को सिल्वर पिक्चर्स के CEO हेल सेडॉफ ने घोषणा की कि सिल्वर ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। 8. 2 दिन बाद हॉलीवुड रिपोर्टर ने अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए दावा किया कि जोएल सिल्वर के अधिक खर्च, हालिया बॉक्सऑफिस हिट की कमी और सिल्वर और फाइनेंसर डेरिल काट्स के बीच दुश्मनी के कारण सिल्वर ने कंपनी छोड़ दी। 9. कार्टर समूर सिल्वर पिक्चर्स या खुद जोएल सिल्वर की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है। 10. 9. 30 नवंबर 2023 को सिल्वर को अमेजन स्टूडियो द्वारा प्ले डर्टी के निर्माता के पद से हटा दिया गया। 11. 12. फ्रैंक लॉयर राइट के घर और ऑटोमोबाइल। सिल्वर को आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयर राइट के प्रशंसक के रूप में जाना जाता है। 1984 में उन्होंने हॉलीवुड में राइट द्वारा डिजाइन किए गए स्टोरर हाउस को खरीदा और इसे अपनी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए काफी निवेश किए। स्टोरर हाउस का चौकोर उभरा हुआ आभूषण तब सिल्वर पिक्चर्स का कंपनी लोगो बन गए। सिल्वर ने इसे 2002 में $2.9 मिलियन में बेच दिए। 1986 में उन्होंने दक्षिण कैरोलिना के येमासी में लंबे समय से उपेक्षित सी लेर स्टीवंस खल्डब्रास प्लांटेशन खरीदा और तब से इसे बहाल कर रहे हैं। दोनों जीर्णोद्धार का प्रबंधन और पर्यवेक्षण आर्किटेक्ट एरिक लॉयन राइट, फ्रैंक लॉयन राइट के पोते, द्वारा किया गया है। सिल्वर के पास पहले राइट के स्वामित्व वाली 2 लिंकन कॉन्टिनेंटल ऑटोमोबाइल भी है, जिनमें से एक 1940 कन्वर्टिबल और दूसरी 1941 कूप है। 1940 की कार के क्षतिग्रस्त होने के बाद राइट ने अपने कस्टम रीडिजाइन के आधार पर एक बॉडी शॉप से कार का पुनर्निर्माण करवाए। कुछ समय के लिए दोनों कारों को स्टोरर हाउस में प्रदर्शित किया गया था। कार्मेल मुसग्रोव घटना 19 अगस्त 2015 को सिल्वर की 28 वर्षीय सहायक कार्मेल मुसग्रोव बोरा बोरा में सिल्वर और उसके परिवार के साथ छुट्टी पर काम करते समय एक लेगून में डूब गईं। बाद में अगस्त 2017 में मुसग्रोव के परिवार ने सिल्वर और उसके सहायक मार्टिन हेरोल्ड पर मुकदमा दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि बाद वाले ने उसे कोकीन प्रदान की थी, जो शराब के सेवन और काम से थकावट के साथ उनकी मृत्यु में योगदान दिए। 15-16 सिल्वर को फरवरी 2021 में लॉस एंजल्स के एक न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया था। ली लियांजी, सौजन्य नाम यांगजोंग, जन्म 26 अप्रैल 1963, जिन्हें उनके स्टेज नाम जेटली से बेहतर जाना जाता है,
एक चीनी मूल के सिंगापुर के मार्शल कलाकार, अभिनेता और परोपकारी व्यक्ति है। प्रशंसित वुशु शिक्षक वू बिन के साथ 3 साल के प्रशिक्षण के बाद ली ने 1974 में बीजिंग वुशु टीम के लिए अपनी पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती, जिसमें से उन्होंने 5 पुरुषों की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में से पहली जीत हासिल की। 1979 में खेल से संन्यास लेने के बाद उन्होंने एक अभिनेता के रूप में बहुत प्रशंसा हासिल की। उन्होंने चीनी हांगकांग मार्शल आर्ट फिल्म शाओलिन टेम्पल 1982 से अपनी शुरुआत की, जिसने उन्हें तुरंत पूर्वी एशिया में स्टारडम तक पहुंचा दिए। खैर, हालांकि 1984 और 1986 में 2 सीक्वल के बाद भी लगातार सफलता मिलती रही, लेकिन ली को एशिया भर में त्सुई हार्क द्वारा निर्मित वंस अपॉन ए टाइम इन चाइना फिल्म सीरीज 1991 से 1993 से बड़ी सफलता मिली, जिसमें उन्होंने चीनी लोक नायक वोंग फीहंग का किरदार निभाया था। उन्होंने अपनी पहली निर्देशित फिल्म बोर्न टू डिफेंस 1986 में अभिनय किया, जिसमें ली ने पहली बार एक पीरियड सेटिंग में एक किरदार निभाए। 1990 के दशक की उनकी कई मार्शल आर्ट फिल्में इस शैली की क्लासिक्स मानी जाती है, खासकर सुपरसमैन 2 1992, फोंग साइयुक 1993 और फिस्ट ऑफ लीजेंड 1994। पांक 1990 के दशक के उत्तरार्ध में हॉलीवुड में जाने से पहले ली ने खुद को एक पुराने कुंग फू फिल्म स्टार से आधुनिक एक्शन हीरो के रूप में फिर से स्थापित किया। कई समकालीन हांगकांग एक्शन फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें बंदूकें और कुंग फू का मिश्रण था, जिनमें सबसे उल्लेखनीय हाई रिस्क 1995, ब्लैक मास्क 1996 और हिटमैन 1998 शामिल है। 6. चीन में उनके फिल्मी करियर को 1990 के दशक के दौरान हांगकांग मार्शल आर्ट फिल्मों में वुशु को पुनर्जीवित करने 3 और शाओलिन मंदिर को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। 7. ली को अपने करियर के दौरान नई वुक्सिया फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। खैर, ली ने हॉलीवुड में अपनी शुरुआत 1998 की बड़ी कॉप एक्शन फिल्म लेखल वेपन 4 में एक खलनायक के रूप में की थी। हॉलीवुड फिल्म में उनकी पहली प्रमुख भूमिका रोमियो मस्ट डाई 2000 में हान सिंह के रूप में उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय एक्शन फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें ल्यूक बेसन द्वारा निर्मित फिल्मों किस ऑफ द ड्रैगन 2001 और अनलीशेड 2005 के साथ फ्रेंच सिनेमा भी शामिल है। वे चीनी और हांगकांग सिनेमा में सक्रिय रहे। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म हीरो 2002, फियरलेस 2006 में दिखाई दिए, जिसने उनकी अंतिम वुशु मार्शल आर्ट फिल्म और द वारलॉर्ड्स 2007 को चिह्नित किए। उत्तरार्ध के लिए वह एक चीनी भाषा की फिल्म में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता बन गए, पहले हीरो में अपने हिस्से के लिए रिकॉर्ड कायम किए। 8. 2010 से 2014 तक वह एक्शन फिल्म श्रृंखला द एक्सपेंडेबल्स की पहली 3 फिल्मों में दिखाई दिए। 40 से अधिक वर्षों के फिल्मी करियर के साथ ली को सबसे प्रतिष्ठित चीनी फिल्म सितारों में से एक माना जाता है, जो अपनी पीढ़ी के सबसे प्रसिद्ध मार्शल आर्ट सितारों में से एक है और सिनेमा के इतिहास में सबसे महान मार्शल आर्ट सितारों में से एक है। 9, 10, 11, 2004 में उन्होंने फोर्ब्स की चीन के सबसे अमीर सितारों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किए। 12. ली को IWF और चीनी वुशु एसोसिएशन ने 2007 में वुशु के छवि राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। 13. एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में उन्होंने वन फाउंडेशन की स्थापना की, जिसे 2011 में चीन में पहले निजी धर्मार्थ धन उगाहने वाले संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया था। 14, 15, 16, 17 उन्होंने ताइजी ज़ेन की भी सह स्थापना की। 18, 19 ली को टाइम पत्रिका ने 2010 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया था। 20. प्रारंभिक जीवन और मार्शल आर्ट कैरियर। ली का जन्म बीजिंग, चीन में हुआ था और वह 2 लड़कों और 2 लड़कियों में सबसे छोटे थे। उनका पैतृक घर शेन्यांग, चीन में है। जब वह 2 साल के थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनका परिवार गरीबी में जी रहा था। 21, 22 ली 8 साल के थे जब स्कूल के समर कोर्स में अभ्यास करते समय वुशु के लिए उनकी प्रतिभा पर ध्यान गए। 23 इसके बाद उन्होंने एक नॉन स्पैरिंग वुशु इवेंट में भाग लिया। उसके बाद बीजिंग वुशु टीम में शामिल हुए, जिसने ऑल चाइना गेम्स में मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किए। प्रसिद्ध कोच ली जुनफेंग और वू बिन 24 ने प्रतिभाशाली लड़के को विकसित करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए। वू बिन ने ली के प्रोटीन सेवन को बयाने के लिए ली के परिवार के लिए खाना भी खरीदा। 24 बहुत कम उम्र में ली ने वयस्कों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। 25
और 1975 से 1979 तक राष्ट्रीय ऑलराउंड चैंपियन रहे। 26 मेरा पहला स्थान जीतना काफी सनसनीखेज था क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मैं 12 साल का था और अन्य 2 पदक विजेता अपनी उम्र के मजे से लेकर अंत तक के 6 पुरस्कार समारोह के दौरान जब मैं पोडियम के शीर्ष पायदान पर खड़ा था तब भी मैं दूसरे और तीसरे स्थान के पदक विजेताओं से छोटा था। यह काफी शानदार दृश्य रहा होगा। जेट ली चीन के इंटरनेट सेलिब्रिटी। 27 1974 में ली 43 मार्शल आर्ट चिकित्सकों के एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे जिन्होंने चीन की लोगों की कूटनीति के हिस्से के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। 28 समूह ने हवाई, सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी दर्शकों के लिए प्रदर्शन किए। 28 ली के अनुसार एक बार जब वह बच्चे थे जब चीनी राष्ट्रीय वुशु टीम संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के लिए प्रदर्शन करने गई थी तो निक्सन ने उनसे अपना निजी अंगरक्षक बनने के लिए कहा था। ली ने जवाब दिया, मैं किसी व्यक्ति की रक्षा नहीं करना चाहता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने 1 अरब चीनी देशवासियों की रक्षा करना चाहता हूँ। 29 ली वुशु की कई शैलियों, खास तौर पर चांगकवान और फेंजिकवान के उस्ताद हैं। उन्होंने बगुआजांग, ताई ची, जिंगीकुआन, शराबी मुक्केबाजी, ईगल क्लॉ और प्रार्थना मंटिस सहित अन्य कलाओं का भी अध्ययन किया है। उन्होंने नानकवान, दक्षिणी मुक्केबाजी नहीं सीखा क्योंकि उनका प्रशिक्षण केवल उत्तरी शाओलिन शैलियों पर केंद्रित था। उन्होंने वुशु के मुख्य हथियारों जैसे कि संजीगुन, 3 खंड स्टाफ, गन, दाओ, ब्रॉडस्वर्ड, जियान, सीधी तलवार में भी महारत हासिल की है। 30 ली ने घुटने की चोट के कारण मात्र 18 वर्ष की आयु में प्रतिस्पर्धी वुशु से संन्यास ले लिया। 31 लेकिन कुछ वर्षों के लिए बीजिंग वुशु टीम के सहायक कोच बन गए। ली की मार्शल आर्ट कौशल ने अंततः उनकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में योगदान दिए। अभिनय कैरियर। चीनी और हांगकांग फिल्में। हांगकांग के एवेन्यू ऑफ स्टार्स में ली के हाथ का निशान और ऑटोग्राफ। खेल में मिली जीत से मिली प्रसिद्धि ने उन्हें मार्शल आर्ट फिल्म स्टार के रूप में करियर बनाने में मदद की, जिसकी शुरुआत मुख्य भूमि चीन से हुई और फिर हांगकांग में जारी रही। ली ने अपना स्क्रीन नाम 1982 में फिलीपींस में तब हासिल किया जब एक पब्लिसिटी कंपनी ने सोचा कि उनका असली नाम उच्चारण करने में बहुत कठिन है। उन्होंने उनके करियर की तुलना एक विमान से की जो उसी तरह तेजी से उड़ान भरता है, इसलिए उन्होंने फिल्म के पोस्टरों पर जेट ली नाम रखा है। 33 जल्द ही हर कोई उन्हें इस नए नाम से पुकारने लगा, जो कि बीजिंग वुशु टीम के साथ प्रशिक्षण के दौरान उनकी गति और शालीनता के कारण एक युवा छात्र के रूप में उन्हें दिए गए उपनाम जेट पर आधारित था। उद्धरण वांछित। उन्होंने 1982 की फिल्म शाओलिन टेम्पल से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म ने चीन में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। चीनी बॉक्स ऑफिस पर CN 161 578 014 यूएस 85 376 199 की कमाई की। 34 अनुमानित 500 मिलियन टिकट बिक्री से। 35 36 37 सीक्वल किड्स फ्रॉम शाओलिन ने अनुमानित 490 मिलियन टिकट बेचे, जिससे यह 1984 की चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 38 उनकी कुछ प्रसिद्ध चीनी फिल्में इस प्रकार हैं। शाओलिन मंदिर श्रृंखला 1, 2 और 3, जिन्हें ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने चीन के डेंगफेंग में वास्तविक शाओलिन मंदिर के पुनर्जन्म को प्रेरित किया। वंस अपॉन ए टाइम इन चाइना श्रृंखला, चीनी शीर्षक वोंग फेई हंग, प्रसिद्ध चीनी लोक नायक मास्टर वोंग फेई हंग के बारे में है। फिस्ट ऑफ लीजेंड, चीनी शीर्षक जिंग वू यिंग जियोंग, ब्रूस ली की फिस्ट ऑफ फ्यूरी 1972 का रीमेक है। फोंग साई युग फिल्म एक अन्य चीनी लोक नायक के बारे में है। ली ने 1995 की फिल्म हाई रिस्क में अभिनय किया, जिसमें ली ने एक कैप्टन की भूमिका निभाई जो अपनी पत्नी की हत्या अपराधियों द्वारा किए जाने के बाद निराश हो जाता है। इस दौरान वह एक सनकी बिकाऊ अभिनेता फ्रेंकी जैकी चेउंग द्वारा अभिनीत के साथ जुड़ जाता है और एक ऊंची इमारत में हिंसक लड़ाइयों की एक श्रृंखला में शामिल हो जाता है। सेटिंग डाई हार्ड और उनके दोनों चीनी फिल्म शीर्षकों के समान है। यह फिल्म इस मायने में उल्लेखनीय है कि निर्देशक वोंग जिंग को जिंग की पिछली फिल्म सिटी हंटर में जैकी चैन के साथ काम करने का इतना बुरा अनुभव हुआ था कि उन्होंने चेउंग के किरदार को चैन का तीखा व्यंग्य बनाने का फैसला किए। बाद में ली ने इसमें भाग लेने के लिए चैन से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी।
ली की दो वुक्सिया फीचर फिल्में 2011 में रिलीज हुई, द सोर्सेरर एंड द व्हाइट स्नेक और फ्लाइंग स्वॉर्ड्स ऑफ ड्रैगन गेट। बाद वाली फिल्म का निर्देशन सुई हार्क ने किया था। ताई ची को बढ़ावा देने के लिए 2012 में ली ने ताई ची नामक एक फिल्म में अभिनय किया और चेन कुओफू के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण किए। ली ने ताई ची मास्टर यांग लुचन का किरदार निभाया। 39-40 अमेरिकी पश्चिमी फिल्में। 1998 में उन्होंने लेथल वेपन 4 में अपनी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई थी। निर्माता जोएल सिल्वर द्वारा अपनी अगली फिल्म रोमियो मस्ट डाई 2000 में गायिका आलिया के साथ मुख्य भूमिका देने का वादा करने के बाद वे लेथल वेपन 4 करने के लिए सहमत हुए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। हालांकि निर्माण के समय ली बहुत कम अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन चीनी माफिया हिटमैन वार सिंह के रूप में उनके अभिनय की प्रशंसा की गई। 41-42 ली ने क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन 2000 में चाओ यूनफैट की भूमिका को ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वह उसकी गर्भावस्था के दौरान कोई फिल्म नहीं बनाएंगे। 43 उन्होंने द मैट्रिक्स ट्रायोलॉजी में सेराफ की भूमिका को भी ठुकरा दिया, उनके इस विश्वास के आधार पर कि यह भूमिका ऐसी नहीं थी जिसके लिए उनके कौशल की आवश्यकता थी और यह कि फिल्में उनके नाम को कलाकारों की सूची में जोड़े बिना ही काफी प्रतिष्ठित और आश्चर्यजनक थीं। ली को द ग्रीन हॉर्नेट में काटो के रूप में भी लिया गया था जब फिल्म 2000 में अभी भी विकास में थी। 2001 में इसे दूसरे स्टूडियो में ले जाया गया। जब फिल्म को फिर से स्थानांतरित किया गया और 2011 में रिलीज किया गया तो काटो की भूमिका जे चाओ ने निभाई थी। 2001 में वे 2 और फिल्मों में दिखाई दिए, द वन जो जेसन स्टेथम के साथ उनकी पहली फिल्म थी और ब्रिजेट फोंडा के साथ किस ऑफ द ड्रैगन, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मध्यम प्रदर्शन किए। जुलाई 2001 में ली ने जैकी चैन के साथ एक एक्शन फिल्म का निर्माण और अभिनय करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसे 2002 या 2003 में रिलीज किया जाना था, लेकिन 2006 तक उनके सहयोग की कोई और खबर सामने नहीं आई। 2002 में पीरियड मार्शल आर्ट महाकाव्य फिल्म हीरो चीनी बाजार में रिलीज हुई। यह फिल्म व्यावसायिक और आलोचनात्मक दोनों तरह से सफल रही और उस समय चीनी फिल्म इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मोशन पिक्चर बन गई। 44 2003 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रेडल दो द ग्रेव के लिए निर्माता जोएल सिल्वर के साथ फिर से काम किया। ली को संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पुराने एशियाई अमेरिकी थिएटर ईस्ट वेस्ट प्लेयर्स द्वारा विजनी अवार्ड प्रदान किया गया था। 45 समकालीन जॉन वू द्वारा 2002 में। यह पुरस्कार ऐसे कलाकारों को मान्यता देता है जिन्होंने थिएटर, फिल्म और टेलीविजन के माध्यम से एशियाई प्रशांत अमेरिकी समुदाय की दृश्यता बढ़ाई है। 46 उन्होंने अपनी मूल भाषा मंदारिन में अपना स्वीकृति भाषण दिए। 47 ली ने 2005 की फिल्म अनलीशेड उर्फ टैनी द डॉग में ज्यादा गंभीर भूमिका निभाई, जहां उन्होंने एक ऐसे वयस्क की भूमिका निभाई जिसकी मानसिकता एक बच्चे जैसी है जिसे जानवर की तरह पाला गया है। हालांकि उनके मार्शल आर्ट कौशल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यह एक गंभीर फिल्म थी जिसमें ली की फिल्मों की तुलना में ज्यादा गहराई थी और इसमें नाटकीय अभिनेता बॉब होस्किंस और मॉर्गन फ्रीमैन ने सहाभिनय किया था। 2006 में मार्शल आर्ट फिल्म महाकाव्य फियरलेस दुनिया भर में जारी किया गया था। हालांकि वह मार्शल आर्ट फिल्में बनाना जारी रखेंगे, फियरलेस उनकी आखिरी वुशु मार्शल आर्ट फिल्म है। 48 49 50 51 फियरलेस में उन्होंने चिनवू एथलेटिक एसोसिएशन के वास्तविक जीवन के संस्थापक हुओ युआनजिया की भूमिका निभाई, जिन्होंने कथित तौर पर विदेशी मुक्केबाजों और जापानी मार्शल कलाकारों को उस समय प्रचारित कार्यक्रमों में हराया था जब चीन की शक्ति को कम होते देखा गया था। फिल्म फिस्ट ऑफ लीजेंड के साथ ली ने चेन जून, हुओ युआनजिया और फॉक यूंग गैप के छात्र और बदला लेने वाले के साथ साथ खुद हुओ युआनजिया दोनों को चित्रित किया है। फियरलेस 26 जनवरी 2006 को हांगकांग में जारी किया गया था। मैंने मार्शल आर्ट मूवी मार्केट में तब कदम रखा जब मैं सिर्फ 16 साल का था। मुझे लगता है कि मैंने इस क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित कर दी है और मेरे लिए अगले 5 या 10 साल तक इसे जारी रखना समझदारी नहीं होगी। हुओ युआनजिया एक मार्शल आर्ट स्टार के रूप में मेरे जीवन का समापन है, ने शेंझेन डेली अखबार को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि यह उनकी आखिरी मार्शल आर्ट महाकाव्य होगी, जिसे फिल्म के टेलीविजन प्रचार में भी बताया गया है। हालांकि वह अन्य शैलियों में अपना फिल्मी करियर जारी रखने की योजना बना रहे हैं। विशेष रूप से वह धार्मिक और दार्शनिक मुद्दों से निपटने वाली महाकाव्य एक्शन और मार्शल आर्ट फिल्मों में अभिनय जारी रखने की योजना बना रहे हैं।
उद्धरण की आवश्यकता। ली की 2007 की हॉलीवुड फिल्म वॉर उसी साल अगस्त में रिलीज हुई और इसमें उन्हें अभिनेता जेसन स्टेथम के साथ फिर से जोड़ा गया, जिन्होंने पहले द वन में उनके साथ अभिनय किया था, और एक्शन कोरियोग्राफर कोरी यूएन थे। वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो अमेरिका में ली की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। हालांकि यह वीडियो पर हिट रही, जिसने लगभग 52 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रेंटल रेवेन्यू जमा किया, जो बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई से दोगुना से भी अधिक था। 53 रोमियो मस्ट डाई और हीरो की दुनिया भर में रिलीज के अपवाद के साथ ली की ज्यादातर अमेरिकी पश्चिमी फिल्में केवल मामूली हिट रही है, जैसे किस ऑफ द ड्रैगन, द वन, अनलीश। वह हर मुट्ठी और लात की ताकत पर बहुत अच्छा नियंत्रण रखता है। अतीत में वह बहुत अधिक ताकत का इस्तेमाल करता था, जो लोग मारे जाते थे वे बहुत दर्द में होते थे। वह शक्ति का आदर्श है। हाँ, वह अभी भी सर्वश्रेष्ठ है। यूएन वूपिंग मार्शल आर्ट कोरियोग्राफर, चटवन। 2006 में ली को चीनी वुशु एसोसिएशन द्वारा बीजिंग में 2007 विश्व वुशु चैंपियनशिप में वुशु के छवि राजदूत या आईडब्ल्यूएफ राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। 2007 के अंत में ली एंडी लाओ और ताकेशी कनेशिरो के साथ पीरियड वॉर फिल्म द वारलॉर्ड्स के चीन हांगकांग सहनिर्माण में भाग लेने के लिए फिर से चीन लौट आए। इस फिल्म में मार्शल आर्ट के बजाय नाटकीयता पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसके लिए ली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए हांगकांग फिल्म पुरस्कार मिला। ली और साथ ही मार्शल आर्ट के दिग्गज जैकी चैन आखिरकार द फॉरबिडन किंगडम में पहली बार एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए, जिसका फिल्मांकन मई 2007 में शुरू हुआ और 18 अप्रैल 2008 को आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म चीनी लोक उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट से बंदर राजा की किंवदंती पर आधारित थी। 55 ली ने फंतासी एक्शन फिल्म द ममी, टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्परर में मुख्य खलनायक सम्राट हान की भूमिका भी निभाई, जिसमें अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर, इसाबेला लियोंग और मिशेल योर शामिल थे। 57 2009 में उन्होंने अपना खुद का फिटनेस प्रोग्राम वूजी 58 लॉन्च किया, जिसमें मार्शल आर्ट, योग और पिलेट्स के तत्व शामिल हैं, और एडिडास ने इसके लिए एक विशेष कपड़ों की लाइन लॉन्च की, जिसमें जेएल के शुरुआती अक्षर है। 59 फिल्म निर्माण से एक साल के अंतराल के बाद ली ने 2010 में अभिनय में वापसी की। फिल्म द एक्सपेंडेबल्स में एक भारे के सैनिक की भूमिका निभाई, जिसमें एक्शन स्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टेथम, डॉल्फ लुंडग्रेन, मिकी राउरके, एरिक रॉबर्ट्स, स्टीव ऑस्टिन, टेरी क्रूज और रैंडी काउचर के साथ टीम बनाई। यह तीसरी बार था जब उन्होंने स्टैथम के साथ टीम बनाई थी। 2012 में उन्होंने सीक्वल द एक्सपेंडेबल्स 2 में अपनी भूमिका को संक्षेप में दोहराया और 2014 में तीसरी फिल्म द एक्सपेंडेबल्स 3 के लिए लौट। ली को शुरू में विन डीजल के साथ XXX रिटर्न ऑफ सेंडर केज में दिखाई देने की बात कही गई थी, लेकिन डीजल के एक फेसबुक पोस्ट के अनुसार ली की जगह डोनी येन ने ले ली। 61 62 63 ली ने 2020 की लाइव एक्शन फिल्म मुलान में चीन के सम्राट की भूमिका निभाई है। कॉन्सेप्ट, प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव। ली को सबसे प्रतिष्ठित चीनी फिल्म सितारों में से एक माना जाता है, जो अपनी पीढ़ी के सबसे प्रसिद्ध मार्शल आर्ट सितारों में से एक है और सिनेमा के इतिहास में सबसे महान मार्शल आर्ट सितारों में से एक है। 9 10 11 ली 2002 में टाइम के कवर पर दिखाई दिए, जिसमें वे हीरो में सुपरस्टार के रूप में कवर पर दिखाई दिए, और 2008 में, जिसमें वे अपने चैरिटी वन फाउंडेशन के संस्थापक के रूप में कवर पर दिखाई दिए। 66 2010 में ली को टाइम द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में नामित किया गया था। 67 चीन में ली के फिल्मी करियर को डेंगफेंग में शाओलिन मंदिर को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि 1982 की लोकप्रिय फिल्म शाओलिन मंदिर को वह फिल्म माना जाता है जिसने इसके पुनर्जन्म को बढ़ावा दिए। 7 इस फिल्म ने चीन में मुख्यधारा की मार्शल आर्ट में लोकप्रियता का पुनरुद्धार भी किए। 68 ली को 1990 के दशक के दौरान हांगकांग मार्शल आर्ट फिल्मों में वुशु को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी दिया जाता है। 3 ली को अपने करियर के दौरान नई वुक्सिया फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। 69 ली के करियर ने मुख्य भूमि चीन और हांगकांग के बाहर हॉलीवुड और फ्रांस जैसी कई सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार किया है। 70 कई मार्शल कलाकारों और फिल्म निर्माताओं ने ली को एक प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया है, जैसे कि टोनी जा 71, रॉबिन शॉ 72, मार्क डेस्कॉस 73,
यायन रूहियन, 74, इको उवैस, 75, 76, चार्ड स्टेलस्की, 77, डैनियल वू, 78, जेसन स्कॉटली, 79, जेडन हेजिंगरे, 80, लेस्टर पिमेंटेल, 81, जेनिस हंग, 82, कुंगले, 83, जारा फिथियन, 84, सिल्वियो सिमेक, 85, केविन ली, 86, गैरेथ इवांस, 87, इज़राइल अदेसान्या, 88, माइकल पेज, 89, आंग ला एनसांग, 90, 91, राहुल राजू, 92, सोंग यादोंग, 93, गीगा चिकादजे, 94, रिकी ट्यूरसियोस, 95, एंखोरगिल बाटरखू, 96, जॉन अल्बर्ट, 97, कोडी एकमैन, 98 और ब्रैंडन काहन, 99, ली को जॉन विक सीरीज काल्पनिक वीडियो गेम चरित्र जॉनी गैट और टर्नस्टाइल के ग्लो ऑन पर एक प्रभाव के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। व्यक्तिगत जीवन 1987 में ली ने बीजिंग वुशु टीम के अपने साथी सदस्य और किड्स फ्रॉम शाओलिन के सहकलाकार हुआंग क्यूयान 103 से शादी की। उनकी 2 बेटियां सी और तैमी। 104 उन्होंने ड्रैगन फाइट 1989 के फिल्मांकन के दौरान अभिनेत्री नीना लीची से मुलाकात की और 1990 में हुआंग से तलाक ले लिए। 1999 में ली ने कैलिफोर्निया के अर्काडिया में अपने विला में नीना से शादी की। 105 जिसके वे 1998 से 2004 तक मालिक थे। 106 दंपति की 2 बेटियां ज़ेन जन्म 2000 और जारा जन्म 2002। 107 1997 में ली ने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की जिसे उन्होंने अप्रैल 2009 में त्याग दिए। 108, 109, 110 जुलाई 2009 में वन फाउंडेशन के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष एमी झो वेयान ने पुष्टि की कि ली सिंगापुर के नागरिक बन गए हैं। 111 2011 में ली ने अपनी सिंगापुरी नागरिकता की पुष्टि की। 112 1998 में ली ने तिब्बती बौद्ध धर्म अपना लिया जब वे ताइवान में लेखल वेपन 4 का प्रचार कर रहे थे। 113 114 उनके गुरु ल्हो कुनसांग गए। 115 2013 में ली ने खुलासा किया कि वह हाइपरथायराइडिज्म से पीड़ित है और पिछले 3 सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। 116 2016 में ली ने कहा कि वह अपनी बीमारी के बजाय अपने चैरिटी के काम के कारण कम फिल्म ऑफर स्वीकार कर रहे थे जिससे वह ठीक हो गए थे। 117 ली को बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलना, साइकिल चलाना, अपने खाली समय में पढ़ना और ध्यान करना पसंद है। वह दुर्लभ तिब्बती मोतियों का संग्रह करते हैं। 118 119 जीवन और मार्शल आर्ट पर विचार। ली एक बौद्ध के रूप में मानते हैं कि धार्मिक दर्शन की मदद से रोजमर्रा की जिंदगी की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। 120 उनका मानना है कि प्रसिद्धि ऐसी चीज नहीं है जिसे वह नियंत्रित कर सकें, इसलिए वह इसकी परवाह नहीं करते। 121 मैं कभी खुद से नहीं कहता कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर हूँ। अगर कोई व्यक्ति केवल सड़क पर लड़ाई करने, संघर्षों में इसे मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करने, दूसरों को डराने धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए मार्शल आर्ट सीखता है, तो मेरी राय में वह व्यक्ति सच्चा मार्शल आर्टिस्ट नहीं माना जा सकता है। 122 ली के अनुसार वह जो कुछ भी दुनिया को बताना चाहते थे वह उनकी 3 फिल्मों में पाया जा सकता है। हीरो का संदेश यह है कि एक व्यक्ति की पीड़ा कभी भी एक राष्ट्र की पीड़ा जितनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। अनलीशे दिखाता है कि हिंसा कभी समाधान नहीं होती, और फियरलेस बताता है कि एक व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन वह खुद है। ली को लगता है कि सबसे बड़ा हथियार मुस्कान है और सबसे बड़ी शक्ति प्यार है। 123 वुशु के बारे में उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि मार्शल आर्ट का सार शक्ति या गति नहीं बल्कि आंतरिक सामंजस्य है, और इसे एक दुखद विकास मानते हैं कि आज की वुशु चैंपियनशिप में मार्शल आर्टिस्ट होने के सार की तुलना में फॉर्म पर अधिक जोर दिया जाता है। उनका मानना है कि वुशु में अब व्यक्तित्व की कमी है और प्रतियोगी मशीनों की तरह चलते हैं, जबकि उनके विचारों के अनुसार वुशु को ऐसी दौड़ नहीं माना जाना चाहिए जहां सबसे तेज एथलीट जीतता है। वह वुशु को कला के एक रूप के रूप में देखना चाहेंगे जहां कलाकारों की एक विशिष्ट शैली होती है। ली नए प्रतियोगिता नियमों को दोषी मानते हैं जो उनके अनुसार मार्शल आर्टिस्ट पर सीमाएं लगाते हैं। 124
ली का मानना है कि वुशु मुख्य रूप से आत्मरक्षा के लिए नहीं है और लोगों को नायक बनने की कोशिश करने के बजाय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के बारे में सोचना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पुलिस को बुलाना चाहिए। बंदूक एक पल में सालों की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को मात दे देती है। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, फिल्मों और वास्तविकता के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। फिल्मों में हीरो अपने प्रतिद्वंद्वी से बंदूक छीनकर उसे बचा सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में शायद ऐसा नहीं होता। 125। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें कभी भी वास्तविक जीवन की लड़ाई में अपने मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग नहीं करना पड़ा है और वह ऐसा करना भी नहीं चाहते हैं। 122। ताईजी जेन। 2011 में ली ने सह-संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष जैक मा के साथ मिलकर ताईजी जेन की स्थापना की। ताईजी जेन ने ताई ची, चीनी में ताईजिक्वान, की मार्शल आर्ट को ध्यान जैसी प्रथाओं के साथ जोड़ इसने इन्हें कई अलग अलग कक्षाओं और ऑनलाइन कार्यक्रमों में पैक किए। 126। परोपकार। ली सितंबर 2008 में चीन के तियानजिन में विश्व आर्थिक मंच पर भाषण देते हुए जनवरी 2006 से ली चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी के परोपकारी राजदूत रहे हैं। उन्होंने अपनी फिल्म फियरलेस से बॉक्स ऑफिस राजस्व का 5 लाख युआन $62,500 रेड क्रॉस की मनोवैज्ञानिक सनशाइन परियोजना में योगदान दिया, जो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। 127। अप्रैल 2007 में मालदीव में अपने जीवन को हिला देने वाले अनुभव से प्रभावित होकर जब वह 2004 की सुनामी के दौरान मरने के करीब थे, ली ने वन फाउंडेशन नामक अपनी स्वयं की गैरलाभकारी संस्थाएं बनाई। 128। 129। वन फाउंडेशन रेड क्रॉस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आपदा राहत प्रयासों के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और आत्महत्या की रोकथाम सहित अन्य प्रयासों का समर्थन करता है। फाउंडेशन की शुरुआत के बाद से ली 7 आपदाओं में रिकवरी प्रयासों में शामिल रहे हैं, जिनमें 2008 सिचुआन भूकंप, 130 और ताइवान में टाइफून मोराकोट शामिल है। 131। यान। सिचुआन में 2013 के लुशान भूकंप में ली और मनोरंजन क्षेत्र के अन्य सदस्य आपदा के पीड़ितों की मदद के लिए धन, सामान और सामग्री के दान की अपील करने वाले पहले व्यक्ति थे। 132। 133। 134। वन फाउंडेशन को 2011 में चीन में पहले निजी धर्मार्थ धन उगाहने वाले संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया था। 17। ली ने एलायंस पत्रिका के दिसंबर 2009 अंक में दिए गए एक साक्षात्कार में परोपकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर के गैरसरकारी संगठन सरकार की मदद कर सकते हैं। सरकारी राहत हमेशा विस्तारोन्मुख नहीं होती है। जमीनी स्तर के एनजीओ सरकारी प्रयास जितने बड़े नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें लचीला और स्वतंत्र होना चाहिए। 135। सितंबर 2010 में उन्हें इंटरनेशनल रेड क्रॉस द्वारा पहला गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट करते हुए कहा, आज मैंने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज IFRC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत मैं इस मानवीय संगठन के इतिहास में पहला सद्भावना राजदूत बनूंगा। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। साथ ही मैं जश्न मनाने के लिए रुकूंगा नहीं, बल्कि आगे बढ़ता रहूंगा और दुनिया की मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सभी का समर्थन और मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। 136। सितंबर 2010 में यह भी घोषणा की गई थी, जब ली हांगकांग मैडम तुसाद में अपने मोम के अनावरण समारोह में भाग ले रहे थे, कि ली चैरिटी कार्यों के बारे में बात करने के लिए बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से मिलेंगे। 137। 3 दिन पहले मुझे गेट्स से एक ईमेल मिला, जिसमें मुझे उम्मीद थी कि मैं समय निकाल पाऊंगा, क्योंकि वह और बफेट चाहते थे कि मैं डिनर से पहले 30 मिनट की बातचीत के लिए जा सकूं, जिसका सामना हम इंसानों के रूप में भविष्य में करते हैं, इसलिए मैं जाऊंगा, ली ने कहा। 138। फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख। जेटली फिल्मोग्राफी। अमेरिकी बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2010 तक जेटली की सबसे सफल फिल्म लेखल वेपन 4 है, जिसने घरेलू स्तर पर $130 मिलियन से अधिक की कमाई की, जबकि दूसरे स्थान पर द एक्सपेंडेबल्स है, जिसने $103 मिलियन से अधिक की कमाई की। 139। हीरो अमेरिका में तीसरी सबसे सफल विदेशी भाषा की फिल्म है। 140 और सबसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ली फिल्मों में से एक है। 141। फियरलेस अमेरिका में अब तक की 7वीं सबसे सफल विदेशी भाषा की फिल्म है। 140। समग्र आलोचनात्मक दृष्टिकोण से सबसे प्रशंसित ली फिल्म फिस्ट ऑफ लीजेंड, रॉटेन टोमाटोज 100% है, और सबसे खराब द वन
रोटेन टोमाटोज 13%। आलिया डाना होटन बटा LI बटा आउली 16 जनवरी 1979, 25 अगस्त 2001 एक अमेरिकी गायिका, अभिनेत्री, नर्तकी और मॉडल थी। उन्हें समकालीन R&B, पॉप और हिप हॉप को फिर से परिभाषित करने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। 2. जिसके कारण उन्हें R&B की राजकुमारी और अर्बन पॉप की रानी जैसे उपनाम मिले। ब्रुकलिन में जन्मी और डेट्रॉयट में पली बढ़ी, उन्हें पहली बार 10 साल की उम्र में पहचान मिली जब वह टेलीविजन शो स्टार सर्च में दिखाई दीन और ग्लेडिस नाइट के साथ संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। 12 साल की उम्र में आलिया ने जिव रिकॉर्ड्स और अपने चाचा बैरी एंकरसन के ब्लैकग्राउंड रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर किए। एंकरसन ने उन्हें आर. केली से मिलवाया, जो उनके गुरु बने, साथ ही उनके डेब्यू एल्बम एज इज नॉट नथिंग बट ए नंबर 1994 के प्रमुख गीतकार और निर्माता भी बने। एल्बम की संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 मिलियन प्रतियां बिकीं और इसे रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका RIAA द्वारा डबल प्लेटिनम प्रमाणित किया गया। केली के साथ अवैध विवाह के आरोपों के बाद आलिया ने जिव के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया। आलिया ने अपने दूसरे एल्बम 1 इन ए मिलियन 1996 के लिए रिकॉर्ड निर्माता टिम्बालैंड और मिस्सी इलियट के साथ काम किया, जिसकी संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 मिलियन प्रतियां और दुनिया भर में 8 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। 2000 में आलिया ने जेट ली के साथ एक्शन फिल्म रोमियो मस्ट डाई में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने फिल्म के साउंड ट्रैक में योगदान दिया, जिसे उनके एकल ट्राई अगेन द्वारा समर्थित किया गया था। यह गाना केवल एयरप्ले के जरिए बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। ऐसा करने वाला यह चार्ट के इतिहास में पहला गाना बन गए। फिल्म पूरी करने के बाद आलिया ने बाद में क्वीन ऑफ द डैम्ड, जो मरणोपरांत जारी किया गया था, में अपनी अभिनीत भूमिका को फिल्माया और जुलाई 2001 में अपना नामांकित तीसरा एल्बम जारी किया। 25 अगस्त 2001 को 22 साल की उम्र में आलिया मार्श हार्बर सेसना 402 दुर्घटना में 8 अन्य लोगों के साथ मारी गई, जब वह जिस ओवरलोडेड विमान में यात्रा कर रही थी वह उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बाद में पायलट के शरीर में कोकीन और अल्कोहल के निशान पाए गए और वह उड़ान के लिए नामित विमान को उड़ाने के लिए योग्य नहीं था। आलिया के परिवार ने विमान के ऑपरेटर के खिलाफ गलत तरीके से मौत का मुकदमा दायर किया, जिसे अदालत के बाहर सुलझा लिया गए। उनकी मृत्यु के बाद के दशकों में आलिया के संगीत ने कई मरणोपरांत रिलीज की सहायता से व्यावसायिक सफलता हासिल करना जारी रखा है। उसने अमेरिका में 8.1 मिलियन एल्बम और दुनिया भर में अनुमानित 24 से 32 मिलियन एल्बम बेचे हैं। बिलबोर्ड ने उन्हें पिछले 25 वर्षों की 10वीं सबसे सफल महिला R&B कलाकार और इतिहास की 27वीं सबसे सफल महिला के रूप में सूचीबद्ध किया है। उनके पुरस्कारों में 3 अमेरिकी संगीत पुरस्कार और 2 MTV VMA, साथ ही 5 ग्रैमी पुरस्कार नामांकन शामिल है। दोस्तों, मूवी को एक्चुअली रिलीज़ किया गया था 22 मार्च 2000 को और साथ ही साथ अगले दिन यानी 23 और 24 तारीख को यानी 24 मार्च 2000 तक इसे सभी जगह रिलीज़ कर दिया गया था, जहाँ इसे डिसाइड किया गया था रिलीजिंग के लिए। और टोटल मूवी की रनिंग लेंथ 115 मिनट थी। मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा वो तकरीबन 61 मिलियन का था। बजट मूवी का 25 मिलियन का था, तो मूवी सुपर डुपर हिट रही थी। बाकी मैंने पूरी जानकारी तो आपको बताई दी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।